हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 मार्च 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम खूब सारा साइंस डिस्कस करते हैं। ये साइंस पुराने हफ्ते का भी हो सकता है और अभी जो द हिंदू एडिटोरियल में हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। फिलहाल अगर इस पूरे प्रेजेंटेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम और दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स तो रिडंडेंट हैं, जो कि हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए पहला आर्टिकल तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। एक यहाँ पर सेकंड आर्टिकल जो है ये अल्जाइमर डिसीज़ की बात करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि JNCASR मतलब कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च बेंगलुरु का ये इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कुछ एक नया मॉलिक्यूल बनाया है, जिसका इन्होंने नाम कुछ अजीबो-गरीब रखा है TGR63 करके। इसके बारे में थोड़ा सा साइंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम लोग कन्फ्यूजन में देखते हैं हमेशा, जैसे कि अल्जाइमर, एमनेशिया, डिमेंशिया, ये सब क्या होते हैं। देखो, ये तीनों के तीनों जो डिसीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मेमोरी लॉस से रिलेटेड हैं। यहाँ पर जब भी हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो अल्जाइमर हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, पहली बात। और दूसरा, ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि प्रोग्रेसिव प्लस इरिवर्सिबल। प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि ये समय के साथ बढ़ता जाएगा और इसको कम नहीं किया जा सकता। जहाँ तक एमनीजिया की बात है, ये भी एक प्रकार का मेमोरी लॉस ही है, लेकिन जैसे आपने ये गोलमाल मूवी देखी होगी, यहाँ पर जॉनी लीवर कुछ कुछ देर बाद एक साउंड बजता था भूला और करके वो गायब हो जाता था, उसका दिमाग पूरा गायब कि पिछले 5 मिनट में क्या हुआ उसको कुछ नहीं याद है। सिमिलरली आपने गजनी मूवी देखी होगी आमिर खान की। तो ये लोग जो प्रॉब्लम डील करते हैं उनको एमनेजिया बोलते हैं। एमनेजिया में छोटे छोटे ड्यूरेशन के मेमोरी खो जाते हैं हमारे दिमाग से, हमें खुद ही नहीं याद होता है। तो ये तो एमनीजिया हो गया। ये ऐसा नहीं है कि जितनी जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ एमनीजिया जो है वो लंबे समय के इवेंट्स को गायब करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अल्जाइमर में ऐसा होता है, एक मेजर इवेंट्स धीरे धीरे प्रोग्रेसिव फॉर्म में बढ़ने लगता है, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन आप भूलने लगेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डिमेंशिया इन दोनों से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर हम वापस से आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अल्जाइमर हमें समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया है कि इनको एक बात का पता चला कि देखो, जो हमारा ब्रेन है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम होती होगी जिससे अल्जाइमर हो रहा है। इन्होंने रीज़न निकाला। रीज़न था कि एक टर्म है जिसको आप लोग बोलते हैं एमाइलॉइड प्लेक्स। ये वहाँ पर आप देखते थे, इसका डिपोजिशन देखते थे, मतलब ब्रेन में ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करता था या फिर इनका डेवलपमेंट होने लगता था एमिलॉइड प्लेक्स का, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारे मेमोरी लॉस के लिए। तो इन्होंने जो अभी ये TGR63 मॉलिक्यूल नया बनाया है, जब भी ब्रेन में हम इसको इंसर्ट करते हैं तो ये एमिलॉइड प्लेक्स को बनने से रोकता है, जिससे कि अल्जाइमर डिसीज जो कि अभी तक ट्रीटेबल नहीं था या फिर हम उसको समझ में नहीं पाते थे कि कैसे हम उसको ट्रीट करें, एक रे ऑफ होप ये बना सकता है। अब हम इतने बड़े लेवल पर अल्जाइमर डिसीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो, इंपॉर्टेंस है क्योंकि रिसर्चर्स का या फिर वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट की अगर माने तो 2015 में इनकी एक रिपोर्ट आई थी। इनका कहना था कि 2015 में ही लगभग लगभग हम 46 मिलियन लोग ऐसे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हैं जो कि अल्जाइमर के शिकार हैं, और इनका नंबर आगे चल के और तेजी से बढ़ रहा है। और इनका अनुमान था कि 2050 तक आते आते ये 131 मिलियंस तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इनका कोई ना कोई क्योर फाइंड करना तो ज़रूरी है। ये जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के यहाँ के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो पिछले 8-10 सालों से इस पे रिसर्च कर रहे थे, तब जाके ये मिला है। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है और इसमें एक साइंस छिपा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए वो लोग यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक माइस को, मतलब कोई एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। माइस मतलब चूहा, ठीक। तो अब यहाँ पर ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, दो चीज़ें होती हैं वापस से, एक होता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और एक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए आपको। देखो, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोनों में कहीं ना कहीं जीन्स का ही इन्वॉल्वमेंट है,
उसके साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। तो यहाँ तक तो दोनों कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आप इस एग्जाम्पल से समझ पाओगे। ये जो हम फिश की फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, ये है ग्लो फिश, ठीक है। लेकिन क्या ये ग्लो फिश अपने आप में कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रजाति है जो हमारे सामने है, और इनके अंदर जैसे रेडियम, जैसे जैसे क्रिसमस ट्री पर हम लोग लाइट चमकता हुआ देखते हैं ना, वैसे ही ये भी अंधेरे में चमकती हैं ये मछलियाँ। तो इनको कैसे बनाया गया? किन्हीं साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि एक जेली फिश है, जेली फिश के अंदर ऐसा रेडियम जैसा चमकने की क्वालिटी होती है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये क्या बात हो गई, मतलब उन्होंने फिर और रिसर्च किया, जीन्स लेवल पर गए कि देखा कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल इनके ग्लो के लिए। तो ये जीन उन्होंने निकाला और इसको इंसर्ट कर दिया जेब्रा फिश में, और जेब्रा फिश भी ग्लो करने लगी, ठीक है। तो ये जो जेब्रा फिश था जो ये ग्लो कर रही थी, इसको बाद में हम लोग ग्लो फिश के नाम से जानने लगे, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये जेली फिश नहीं है। मतलब हमने क्या किया कि इस जेब्रा फिश में हमने जेली फिश के कुछ एक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि जब भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम सेम ऑर्गेनिज्म के जीन को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे जो कि लगभग सेम स्पेशीज़ का हो, उनके जीन्स को हम लोग यूज़ करके ट्रेड्स वेरी करते हैं, इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वेरी करते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का। अभी अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट जीन्स को या तो स्विच ऑन करते हैं या फिर स्विच ऑफ करते हैं। इसका क्या मतलब है? मान के चलो कि यहां पर हम लोग देख रहे थे एक कन्वेंशनल सेब है ये, यहां पर इसके अंदर ना एक पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, पीपीओ बोलते हैं। अब टेक्निकल टर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट से मतलब है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल हैं ब्राउन कलर आने के। आपने देखा होगा जब भी आप सेब काट के थोड़ी देर भी छोड़ते हो तो तुरंत वो ब्राउन हो जाता है, और दूसरा एक और ब्राउनिश कलर तब आता है जब आप सेब को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हो। जैसे कि जहां पर भी आपने बाइट किया होगा, आप देखना कि उस बाइट के आसपास ब्राउन कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। मतलब कि जब भी प्रेशर में होगा ये सेब, इसके अंदर कुछ टेंशन क्रिएट होगा, कहीं से गिर गया, वहां पर ब्राउन हो जाएगा। तो ये पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज के रिलीज से रिलेटेड है। तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा ना। साइंटिस्ट ने खोजा और उसको ऑफ कर दिया, फिर बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्कटिक एप्पल। अब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमने इसी सेब के अंदर के जीन को सिंपल ऑफ कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर स्पीशीज, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये सेब जैसे यहाँ पर है, फ्रूट्स है। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया। यहाँ पर इन्होंने ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया था इसके लिए, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था। बहुत ही इन्होंने खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि इन्होंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में चूहों को पकड़ा। एक चूहा जिसके अंदर इन्होंने अल्जाइमर डिसीज को अंदर इंसर्ट कर दिया इनके ब्रेन में, मतलब उस चूहे को अल्जाइमर था, वो भूलने की बीमारी उसके पास थी। दूसरा एक ऐसा चूहा था जिसके पास अल्जाइमर नहीं था, मतलब वो नॉर्मल चूहा था। तो इन दोनों के साथ साथ इनके दो दो वेराइटी इन्होंने और पकड़े कि एक को अल्जाइमर हो और दूसरे को अल्जाइमर ना हो, दो दो आ गए। इन दोनों को सेम रखा और इन दोनों को इन्होंने इस TGR63 मॉलिक्यूल के साथ इसको भी अंदर इनके ब्रेन में डाल दिया, जिससे कि एमिलॉइड प्लेक्स जो बनते हैं अल्जाइमर डिसीज के लिए वो ना बन सके। तो देखा गया कि ये वाले केस में जिसमें अल्जाइमर उसको नहीं था, जिसमें अल्जाइमर था लेकिन उसको TGR63 से ट्रीट किया गया था, और तीसरा कंडीशन जिसमें अल्जाइमर नहीं था लेकिन फिर भी उसको TGR63 से ट्रीट किया गया था। इन तीनों चूहों को पुरानी बातें याद थी। पुरानी बातें क्या हो सकती हैं? इनको ट्रेन किया गया था कि जब भी पानी में तुमको फेंका जाए तो वहीं पास में कोई एक लकड़ी का ऐसा प्लैंक होगा जिस पे दौड़ के चढ़ के ऊपर चढ़ जाना है, जिससे अपनी जान बच जाएगी। तो इन तीनों को तो ये बात याद थी, जिसको TGR63 से हमने मॉलिक्यूल उनके ब्रेन में लगा दिया था। लेकिन जिसको अल्जाइमर था उसको नहीं याद आया, वो वापस नहीं जा पाया। तो इस तरीके से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर दिया। फिलहाल एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने सुना दिया। जो हमारे काम की चीज़ थी वो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करके बता दिया। ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में अल्जाइमर, एमनीशिया और डेमेंशिया में क्या डिफरेंस होते हैं
जिसमें से डिमेंशिया वाला आप कमेंट करके बताओगे। फिर हमारे पास ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इस फेज में, मतलब इस न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कुछ एजुकेशनल, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत क्लस्टरिंग की बात की गई है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना समझिए कि ये बोल रहे थे कि क्लस्टर बना लेना चाहिए, मतलब कि हम लोग अभी तक जो ऑन कैंपस रिसर्च वर्क को प्रमोट करते हैं, उसके जगह पर हम लोग को ऑफ कैंपस रिसर्च वर्क भी प्रमोट करना चाहिए। ऑफ कैंपस रिसर्च वर्क क्या होता है? जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रॉपरली पीएचडी की डिग्री तो नहीं देता होगा फॉर एग्जांपल, बट वो किसी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है, मतलब कि उनका काम है रिसर्च करना, ना कि पढ़ाई है। तो ऐसे वर्किंग जोन को भी हम डिग्री देने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर में रख के उसको कुछ क्लस्टर बना सकते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन बताया, बोला है कि इंडिया में भी अगर ऐसा कुछ इंप्लीमेंट होगा तो रिसर्च वर्क को हम प्रमोट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। फिर हमारे पास ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि प्रीवियस वीक के हैं, मतलब इस वीक के नहीं है, उससे भी पुराने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना। उसमें से सबसे पहला आर्टिकल है सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड से रिलेटेड। ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि बेंगलुरु के कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया मटेरियल इजाद किया जिसका नाम अभी हमने पढ़ा, सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड। ये एक्चुअल में कुछ नई चीज़ है। क्या है हम देखते हैं। इनका काम एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि हमारी लैपटॉप की बैटरी है या फिर हमारा पूरा लैपटॉप है। आपको पता है लैपटॉप हीट बहुत ज़्यादा इमिट करता है, चार्जिंग पे लगा देते हैं या कभी कुछ भी हैवी सॉफ्टवेयर हमने लगा दिया तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। क्या हम उस हीट को कभी यूज़ कर पाते हैं? नहीं। लेकिन क्या ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं जिससे कि उस लैपटॉप के हीट से हम मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लें, या फिर मोबाइल फ़ोन अपने आप में जब हीट हो तो उससे कोई छोटा वॉच चार्ज कर लें? हो सकता है ना ऐसा, उस हीट को यूटिलाइज तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए ऐसे हीट को यूटिलाइज करने के लिए अभी तक जो हमारे पास मटेरियल था वो था लेड। लेकिन लेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग नेचर है उसका, थोड़ा जहरीला है। इसीलिए हम उसको लेड को बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर सकते। लेड में खासियत क्या होती है, या फिर हम इनको जब बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लैश कोई भी मटेरियल हो, उसमें फीचर क्या होना चाहिए इस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि भाई दे मस्ट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल मेटल्स, कोई भी मेटल। लेकिन जो हीट है वो उतना तेजी से कंडक्ट ना हो। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, एक मेटल का पीस लेते हैं, इसके दोनों एंड पर अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और इस टेम्परेचर डिफरेंस से इसके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ऐसा कुछ था। तो अभी तक बेस्ट हमारे पास लेड हुआ करता था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है। बाकी मेटल क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमने यूजुअली देखा है कि जो भी मेटल बेटर कंडक्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हीट का भी बेटर कंडक्टर होता है। तो हीट भी कंडक्ट कर रहा है, जब हीट कंडक्ट कर ही देगा तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत देर तक तो हो नहीं पाएगा। एक समय जल्द ही आ जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर, दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हो जाए, और फिर हम ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका एज सच कोई इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं था कि हम ऐसे प्रॉपर्टी को कब यूज़ कर सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे यूज़ करें हम। उसी का एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन हमें देखने को मिला है सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड के अंदर। ये एक नैनो मटेरियल कंपाउंड है जिसको सिल्वर, कॉपर और टेल्यूरियम से सिंथेसाइज किया गया है। इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट भी करता है और हीट प्रोपगेट करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मतलब अगर दो अदर एंड्स पर अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस रखा है तो बहुत देर तक रहेगा ही वैसा। ठीक है, तो इसीलिए सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस को खोजने के लिए। एप्लीकेशंस थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया, पोटेंशियल एक्सप्लिकेशन कि लैपटॉप की हीट से मोबाइल फ़ोन चार्ज करना, मोबाइल फ़ोन की हीट से स्मॉल वॉच चार्ज करना, एंड सो ऑन। फिर एक और आर्टिकल हमारे पास आता है हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड। देखो, हम सबको पता है कि अभी तक हमारे पास जो भी ऐसे फ्यूल सोर्सेज हैं जो कि आगे चल के एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनके यूसेज को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसीलिए हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ही एक अच्छा प्रॉमिसिंग जो कैंडिडेट है इस फ्यूल का वो है हाइड्रोजन फ्यूल। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हाइड्रोजन से ही बनी हैं। आपको पता है हमारे जितने भी प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, चूंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, और चूंकि
आपको पता है कि जब हम ब्रह्मांड के उत्पत्ति की बात करते हैं, यूनिवर्स के उत्पत्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या बना होगा? हाइड्रोजन ही बना होगा। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होता है, हीलियम का हाइड्रोजन में कन्वर्जन होता है, और इस न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को हम लोग सन पर देखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन वहाँ पर भी है, हमारे अर्थ पर भी हाइड्रोजन इफरात है। लेकिन यहाँ पर देखो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि हम इन हाइड्रोजन फ्यूल को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हम पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल को जला देंगे सीधे आग पकड़ लेगा। हाइड्रोजन को सीधे जलाएंगे वो आग नहीं पकड़ेगा, उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगा। डिवाइस क्या है? फ्यूल सेल। ठीक, मतलब कि हमें एक सेल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम लोग इस हाइड्रोजन की एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। पहला इसका प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि पूरे यूनिवर्स में एबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन अपने फ्री फॉर्म में नहीं है, हमेशा किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके मिलता है। जैसे कि वाटर कितना ज़्यादा है, पूरा ओशियन हमारा, हमें पता है कि 71% के आसपास जो वाटर है हमारे यहाँ, वो उसमें हाइड्रोजन है, H2O की बात कर रहे हैं, तो दो एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं। तो हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्सट्रैक्शन कभी कभी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अब चूंकि ये हाइड्रोजन लेस पॉल्यूटिंग है या फिर पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ में फिलहाल ये इसलिए रहा क्योंकि अभी बजट 2021-22 में एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन आया था, जिसका मेन मकसद ये था कि हम लोग ग्रीन पावर सोर्सेस से हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं और इसको एज ए फ्यूल हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी जो भी इससे प्रोड्यूस हो सकता है उसको यूज़ करते हैं। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और बहुत एबंडेंट अवेलेबल है। ये अलग अलग कलर टैब्स में कैटेगराइज होता है, जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब है कि वो जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर सकें। ब्लू हाइड्रोजन मतलब वो जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस तो करें बट वो कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टोरेज के साथ हो। और एक है ग्रीन हाइड्रोजन जिसको हम लोग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो ये एक ऑल्टरनेटिव है हमारे फॉसिल फ्यूल्स का, जिसको हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बेसिस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो हमने देखा ही कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। एक बार इलेक्ट्रिसिटी में आ गया ये, तो हम तो उससे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एप्लियंसेस चला सकते हैं, इसको कार में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। डिसएडवांटेजेस, ये एक्सपेंसिव है सबसे पहले क्योंकि एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, स्टोर नहीं किया जा सकता। फ्यूल सेल्स में कितना स्टोर करेंगे, उसके लिए भी कैपेसिटी लिमिट है। रिप्लेस नहीं हो सकता, जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो चुका है वायर के थ्रू बिजली पहुंचाने का, उसमें ये कैसे आएगा वो बहुत क्लियर नहीं है, और इन्फ्लेमेबल है ये काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जिनको भी अभी प्रीलिम्स 2021 के लिए कोई भी फियर फैक्टर मन में बना है या कन्फ्यूजन है, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो तेजस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन सब कुछ डिस्कस किया गया, इवन सी सैट टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसमें। तो आप बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज इस प्रीलिम्स के लिए तेजस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको video.onlyis.in पे विजिट करना है। साथ ही साथ अगर आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए और आपको अभी एक ऐसा गाइडेंस चाहिए जिसके बेसिस पर आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आखिरकार किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देना है, किस पे कम देना है, उसके लिए प्रज्ञान 1 एक फ्री जीएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है जिसको आप dpp.onlyis.in पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। इनरोल कर लो इसके लिए फटाफट से, और 14 मार्च मतलब कि नेक्स्ट संडे सुबह के 10 बजे आप बिल्कुल तैयार रहना इस टेस्ट के लिए। बहुत मेहनत से बहुत सारे क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली अरेंज करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे सकता है आपके प्रिपरेशन लेवल का, तो भूलना मत इसके लिए। अगला आर्टिकल हमारा एपिलेप्सी से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई डेवलप किया गया है ड्रग मेकर के द्वारा, जिससे कि ब्राइवा नेक्स्ट एक मेडिसिन है, इसके लिए एक ड्रग है एपिलेप्सी का, उसके डोसेज को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि एपिलेप्सी एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो काम करना कुछ देर के लिए बंद कर जाता है, इससे सीजर अटैक्स भी आ सकते हैं कुछ समय के लिए। आप बिल्कुल लॉस्ट फील करेंगे। लॉस्ट फील करने का मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकते हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं फॉर ए मोमेंट, आपका सेंसेशन खो सकता है, मतलब सब कुछ ऐसा, आप अवेयरनेस जो है वो भी आपकी चली जाएगी। जैसे कि
आपने देखा कि कोई एकदम से एक टक निगाह से कहीं देखता रहा, मतलब ज़रूरी नहीं जो ऐसा कर रहा है उसको एपिलेप्सी हो, बट जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं और उनको सीरियसली कुछ भी नहीं याद होता उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। वो बहुत कम देर के लिए हो सकता है, वो 5 सेकंड के लिए हो सकता है, वो 10 सेकंड के लिए हो सकता है, इवन वो 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है। लेकिन वो जो लॉस है, वो अनयूजुअल बिहेवियर, वो चलते रहेंगे, अचानक से 1 सेकंड के लिए उनके मोशन में रुकावट आएगी और फिर से चलने लगेंगे। तो ऐसी चीज़ों को एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर जाता है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। ये कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का चौथा सबसे कॉमन डिसीज़ है अभी हमारे सामने, जो कि लगभग सभी एजेस के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है यंग लोगों को या फिर कुछ बूढ़े लोगों को। ऐसा भी बोला जाता है कि मेल पर्सन्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ पर इसके जो सिम्टम्स हैं, जिसमें टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, टच या डिजीनेस, इन सबका सेंस खो जाता है या फिर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। बहुत बार सीजर्स आते हैं, अटैक्स आते हैं लोगों को। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग है उसमें आप बिल्कुल खो जाओगे, मतलब बिल्कुल से आपको पता नहीं रहेगा क्या चल रहा है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अंदर में इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की गई है और इसी के अंदर में कुछ रिसर्च वर्क कंडक्ट हो रहे थे। तो जो पहला ग्लोबल रिपोर्ट रहा है एपिलेप्सी का, उसने ऐसा बताया है कि ये जो एपिलेप्सी का बर्डन है हमारे पब्लिक हेल्थ में वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए हमको ना केवल रीजनल लेवल, ना ही नेशनल लेवल, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करना चाहिए। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो मैं बात कर रहा था, ये एक ऐसे बल्क ड्रग्स होते हैं जो कि किसी भी एक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक इंग्रेडिएंट का काम करते हैं। चाइना का जो ह्यूबेई प्रोविंस है, ये एक बहुत बड़ा हब है जो कि ऐसे सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया भी हेविली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इन एपीआईज के लिए, और स्पेसिफिकली चाइना से। 70% ऑफ द मेडिसिन जिसमें हम लोग एपीआईज लगाते हैं वो चाइना से ही इम्पोर्ट होता है। लगभग $2.5 बिलियन का जो एपीआईज है वो हर साल चाइना से इंडिया में आता है। तो इसीलिए हम खुद भी एपीआईज डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए भी रिसर्च वर्क चल रहा है। तो फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको इस डिस्कशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एपिलेप्सी के बारे में, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया है सिल्वर एंटीमनी टेलोराइड के बारे में, और एक हमने आर्टिकल डिस्कस किया था अल्जाइमर के बारे में। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।